Good morning, everyone. Am I audible? Okay, so last class में we had done the last topic was binomial distribution and हमने conditional probability भी कर लिया था. So let us start with total probability theorem. Mostly binomial ये probability के क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं. Total probability theorem. Probability में दो मेन टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन जिससे क्वेश्चंस आते हैं वो एक ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड दूसरा आप जो नेक्स्ट पढ़ेंगे बेस थ्योरम. Total probability theorem. Let's suppose E1, E2, E3 up to En. These are n mutually exclusive मतलब इनका इंटरसेक्शन, इनमें से कोई भी दो अगर मैं लूं उनका इंटरसेक्शन शुड बी 5. Mutually exclusive and exhaustive events. Exhaustive events मतलब इन सब का अगर यूनियन किया जाए दैट विल कम आउट टू बी द सैंपल स्पेस. अगर मैं इसको वेन डायग्राम के हेल्प से समझाऊं तो ऐसा कुछ होगा. दिस इज द सैंपल स्पेस, राइट? ये सैंपल स्पेस है. अब E1 अगर ऐसा कुछ है, E2 ऐसा है, E3 ये है, ये E4 इधर बना देते हैं, देन E5, देन E6 एंड ये ऐसा करते करते ये पूरा कवर हो गया अपना. ये En, देखो कोई भी पोर्शन सैंपल स्पेस का En, E1, E2, E3, E4 अप टू En, इनके अलावा और कोई पार्टीशन है ही नहीं. इन्हीं में से ही कोई ना कोई होगा, ये EI एंड सो ऑन. ठीक है, कोई भी स्पेस खाली नहीं है. मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे मान लो E1 इधर है, E2 इधर है, E4 इधर है, ऐसे बनते गए और यहाँ स्पेस खाली रह गई. ये ऐसा नहीं है. एग्जॉस्टिव है, पूरा कवर कर लिया. ये जितने भी इवेंट्स हैं E1 से लेकर En तक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, वो इंटरसेक्शन भी नहीं है एंड एग्जॉस्टिव है, मतलब पूरा सैंपल स्पेस भी इन्होंने कवर कर लिया. तो इफ लेट्स सपोज कोई इवेंट है ए, वो अगर अकर करता है, लेट्स सपोज ए में जो एलिमेंट्स आते हैं वो ऐसा कुछ स्पैन करता है ये. ठीक है, इसका एक का इंटरसेक्शन होगा हर एक EI के साथ, ये है इवेंट ए. तो अगर मैं सिर्फ इतने पोर्शन को देखूं, देखो ध्यान से, ये जो ग्रीन वाला मैंने शेड किया, क्या इस पोर्शन को मैं बोल सकता हूं कि दैट दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1? यस और नो? अरे बोलो, है क्या? Yes, sir. इफ आई टॉक अबाउट दिस येलो वन, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2? देन अगर ये देखें तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E3 एंड सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा. ठीक है, फाइनली ये अपने को मिलेगा इधर, ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन En. अगर मैं ये सबको ऐड कर दूं, सोचो अगर मैं ये सबको ऐड कर दूं तो अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिल जाएगा क्या?
हर एक EI के साथ जो इंटरसेक्शन बन रहा है A का, उनको अगर मैं ऐड कर दूं तो पूरा A मिल जाएगा मेरे को. That will be probability of A, right? समझ आता है क्या? अब यहाँ पे see probability of A intersection E1 को I can write probability of E1 into probability of A given that E1 has occurred plus probability of E2 into probability of A given that E2 has occurred plus probability of E3 into probability of A given that E3 has occurred, and so on till probability of En into probability of A given that En has occurred. इसी को बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम. या फिर इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी A इज इक्वल टू सिग्मा प्रोबेबिलिटी EI into probability A given that EI has occurred. बस ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि these are mutually exclusive and exhaustive events, तभी मैं ऐसा लिख सकता हूँ, नहीं तो नहीं. क्योंकि अगर ये exhaustive नहीं हुए तो होगा क्या कि जैसे मान लो मेरा ये A आएगा, अब यहाँ पे जब मैं इंटरसेक्शंस को सम अप करूंगा, मतलब ये निकाल लूंगा, ये निकाल, तो ये वाला पोर्शन तो बच गया ना. अगर एग्जॉस्टिव नहीं हुए तो कुछ ना कुछ पोर्शन बच जाएगा ऐसे करने के बाद भी ए का. दैट्स व्हाई इट शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव. एग्जॉस्टिव तो चलो समझ आया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों? क्योंकि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हुए, जैसे मान लो ये E1 है, ये E2 है, अगर मैं, और जैसे लेट्स सपोज ये A है, तो जब मैं A इंटरसेक्शन E1 निकालूंगा तो ये आएगा, A इंटरसेक्शन E2 निकालूंगा तो ये आएगा. तो ये वाला जो पोर्शन है जो आपको दिख रहा है ओवरलैपिंग पोर्शन, ये 2 बार काउंट हो जाएगा. अगर एक्सक्लूसिव नहीं हुआ तो डबल काउंटिंग होने लगेगी. हो सकता है ट्रिपल काउंटिंग भी होने लगे. ट्रिपल काउंटिंग किस केस में? जब ये ऐसा आ जाए एक E3, तो ये वाले पोर्शन की ट्रिपल काउंटिंग हो जाएगी. ए इंटरसेक्शन E1, ए इंटरसेक्शन E2 और ए इंटरसेक्शन E3 में भी. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स होने चाहिए, तब हम ऐसा लिख सकते हैं. दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम. डन. ओके, देन क्वेश्चन लिखो. A box contains 3 coins. One coin is fair. One coin is fair. One is two-headed. Two-headed मतलब दोनों तरफ हेड है. And one coin is weighted. एक तरफ उसका थोड़ा वेट बढ़ा दिया है, मतलब एक साइड से, so that the probability of head appearing is 1/3. A coin is selected at random. A coin is selected at random and tossed
tossed. Find the probability that first part head, second part tail appears. हेड appears, tail appears. हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी? प्रशस्त करेक्ट, सही है. जी बाकी लोग बने क्या? देखो यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं. एक तो कॉइन सेलेक्ट हो रहा है पहले, एंड देन जो कॉइन सेलेक्ट हुआ उसको टॉस कर रहे हैं, है ना. एक कॉइन सेलेक्ट हो रहा है, वो कोई भी तरह का, 3 तरह के कॉइन है तो कोई भी सेलेक्ट हो सकता है, एंड देन उसको टॉस करेंगे. तो लेट्स सपोज मैं इवेंट्स डिफाइन कर रहा हूं. इवन एक इवेंट है दैट सेलेक्टिंग द फर्स्ट कॉइन, बेसिकली जो फेयर वाला है ना, फेयर वाला. E2 है सेलेक्टिंग द सेकंड कॉइन, जो कि वो 2 हेडेड कॉइन है. एंड E3 है सेलेक्टिंग द थर्ड कॉइन, वो वेटेड कॉइन जो है उसका. ठीक. क्या मैं बोल सकता हूं कि E1 E2 E3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स है या नहीं? तो इन तीनों में से ही कॉइन पिक होंगे ना, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो एग्जॉस्टिव तो है ही ये. सिलेक्शन ऑफ अ कॉइन में यही 3 तो पॉसिबिलिटी है, तो एग्जॉस्टिव है और एक्सक्लूसिव भी है. अगर फर्स्ट कॉइन पिक हो गया तो सेकंड कैसे पिक होगा? कोई इंटरसेक्शन नहीं है. So these are mutually exclusive and exhaustive event. So probability of E1 is equal to probability of E2 is equal to probability of E3 is equal to 1/3 होगा. ये उनको सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी ना, तीनों की इक्वल होगी. ठीक. अब अपने को निकालना है हेड आ जाए. ठीक है. सो प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयर्स गिवन दैट E1 हैज अकर्ड क्या होगी भाई? E1 बोले तो फर्स्ट कॉइन बोले तो फेयर कॉइन. प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयर्स गिवन दैट E1 हैज अकर्ड क्या होगा? 1/2 होगा. फेयर कॉइन है ना. प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयर्स गिवन दैट E2 हैज अकर्ड, ये क्या होगा? 1. क्यों? क्योंकि 2 हेडेड कॉइन है. सेकंड E2 मतलब सेकंड कॉइन सेलेक्ट हो जो कि 2 हेडेड कॉइन है. एंड प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयर्स गिवन दैट E3 हैज अकर्ड 1/3. ऐसे ही probability of tails given that E1 has occurred 1/2, probability of tail given that E2 has occurred 0,
probability of tail given that E3 has occurred ये 2/3, ठीक है 2/3। तो यहाँ पे अब अपने को निकालना है, फर्स्ट पार्ट है the probability of head, so it can be written as probability of E1 into probability A given that head given that E1 has occurred plus probability of E2 give into probability of head given that E2 has occurred plus probability of E3 into probability of head given that E3 has occurred. So this will be 1/3 into 1/2 plus 1/3 into 1 plus 1/3 into 1/3। तो ये कितना आ गया 11/18, ठीक है। देन सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो ये टेल की प्रोबेबिलिटी तो ये 1 - 11/18 ही कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। बट ठीक है, एक बार प्रैक्टिस के लिए बस कैलकुलेट करते हैं। Probability, this will be equal to probability of E1 into probability of tail given that E1 has occurred plus probability of E2 into probability of tail given that E2 has occurred plus probability of E3 into probability of tail given that E3 has occurred. क्या probability head given that E3 has occurred, ये कैसे आया? ये तो given है ना। वन कॉइन इज वेटेड, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, देखो वन कॉइन इज वेटेड सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अपीयरिंग इज 1/3, ये तो लिखा ही है ना, गिवन है। थोड़ा वेटेड कॉइन है, मतलब बायस्ड कॉइन है जिसमें हेड की प्रोबेबिलिटी 1/3 है तो टेल की 2/3, राइट। तो यहाँ पे E1, अब तो ये कितना आ गया E1 probability of E1 into tail given that E1 has occurred 1/2, तो 1/3 into ये tail given that E2 has occurred 0 plus this 1/3 into 2/3, कैलकुलेट करोगे 7/18 आ। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर टू बैग्स, एक बैग में देयर आर 5 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स। ये फर्स्ट बैग है, 5 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स, एंड सेकंड बैग में देयर आर 3 वाइट and 5 black balls, 5 white balls, 3 white balls, 5 black balls. Two balls are drawn at random, are drawn at random from the first bag, from the first bag, and are put into
the second bag without noting the color, without noting their color. नोट नहीं किया, कलर देखा ही नहीं, आंख बंद करके उठाए, 2 बॉल फर्स्ट बैग में से और दूसरे बैग में डाल दी, देखा ही नहीं. Then 2 balls are drawn from the second bag, from the second bag. Find the probability, find the probability that the balls drawn, that the balls drawn are white and black. मतलब जब दूसरे बैग में से बॉल्स उठाई ना, 2 बॉल जो जब दूसरे बैग से उठाई तो अपने को एक व्हाइट और एक ब्लैक बॉल मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नहीं, ऑर्डर इंपॉर्टेंट क्यों होगा? ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है. 2 balls आर ड्रॉन, अगर लिखा होता ना 2 balls आर ड्रॉन 1 by 1 तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता. तो 5/36 नहीं यार, ये तो नहीं है. 5/36 आई डोंट थिंक, नहीं ये नहीं है. पहले तो एलिमेंट्री इवेंट्स जो अपने को बनाने हैं, वो जो एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, वो देखो क्या क्या बनेंगे. नहीं प्रशस्त, सर्वेश, एक मिस्टेक कर रहा भाई. केसेस तो बना दिए तूने, एक मिस्टेक हो रही है. एलिमेंट्री जो एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं उनका वो प्रोबेबिलिटी नहीं मल्टीप्लाई कर रहा सर्वेश, बस फेवरेबल इवेंट्स के केसेस मल्टीप्लाई कर रहा.
नहीं ईशान, देखो यहाँ पे पहले तो वो जो E1 E2 E3 वो जो अपने को सेलेक्ट करने हैं, वो फॉर्म करने हैं इवेंट्स, वो क्या क्या होंगे। E1 बोलता हूं मैं कि टू, जो पहला हमने क्या किया, यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं, क्या हो रही हैं कि एक, पहले तो दो बॉल सेलेक्ट हो रही है फर्स्ट बैग में से, फिर उनको डाल दिया सेकंड बैग में, एंड देन फिर दो बॉल सेलेक्ट हो रही है सेकंड बैग में से। अपने को सेकंड बैग में से जो बॉल सेलेक्ट हुई उससे रिलेटेड कुछ तो प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो हमारा पहले क्या अक्कर कर रहा है कि पहले बैग में से जो दो बॉल सेलेक्ट हो रही है वहीं से बनेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ये इवेंट्स क्या होंगे ये देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार ये हो गया फिर तो हो ही जाएगा। इवन है कि टू वाइट बॉल्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट बैग। अब हमने देखा नहीं था ना कि कौन सी बॉल सेलेक्ट हुई है, तो उसी को लेकर के केसेस बनेंगे। E2 वन वाइट एंड वन ब्लैक बॉल is ball are selected from first bag. E3 two black balls are selected from first bag. यही तीन केसेस बनेंगे। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा? इट विल बी 5C2 by 8C2। यस और नो? यही होगा क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा? 5C1 into 3C1 by 8C2। सही है, एक बॉल व्हाइट और एक ब्लैक सेलेक्ट कर ली। अच्छा, प्रोबेबिलिटी E3 क्या होगा? 3C2 by 8C2। 3C2 by 8C2, इनको एक बार लिख लेते हैं। तो दिस विल बी 5 by 8, 5 by 10 by 28, तो 5 by 14, and this will be 15 by 28, and this will be 3C2, 3 by 28। ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद अब देखो, अपने को चाहिए ए इवेंट जो है वो है वन वाइट एंड वन ब्लैक बॉल फ्रॉम second bag is selected, second bag selected। अब अगर इवन इवेंट अकर कर गया, अगर इवन इवेंट अकर कर गया तो सेकंड बैग कैसा दिखेगा वो देख रहा हूं मैं। सेकंड बैग बना रहा हूं मैं, सेकंड बैग अगर इवन इवेंट अकर कर गया तो कैसा दिखेगा सेकंड बैग? देखो पहले क्या था, 3 वाइट 5 ब्लैक थे, अब क्या हो जाएंगे? 5 वाइट 5 ब्लैक, राइट? अगर इवन इवेंट अकर कर गया तो 5 वाइट 5 ब्लैक हो जाएंगे, क्योंकि इवन में क्या हुआ, 2 वाइट बॉल्स आर सिलेक्टेड एंड पुट इन द सेकंड बैग। अगर E2 इवेंट अकर कर गया तो सेकंड बैग कैसा दिखेगा? 4 वाइट 6 ब्लैक। एंड अगर E3 इवेंट अकर कर गया तो सेकंड बैग कैसा दिखेगा? 3 वाइट एंड 7 ब्लैक, करेक्ट? ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी 15 बाय 28 ही होगा ना, 8C2 28 होता ना भाई। So probability of this event A will be probability of E1, probability of E1 into probability of A given that E1 has occurred, plus probability of E2 into probability of A given that E2 has occurred, plus probability of E3 into probability of A given that E3 has occurred. So this will be E1 की probability 5 by 14 into probability that of A given that E1 has occurred। मतलब ये वाले सिनेरियो में वन वाइट एंड वन ब्लैक सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी?
क्या होगी बोलो? 5c1 इंटू 5c1 बाय 10c2 होगी क्या? दो बॉल सेलेक्ट की ना, तो टोटल पॉसिबिलिटीज 10c2 एंड वन वाइट वन ब्लैक के लिए 5c1 इंटू 5c1, देन 15 by 28 into a given that E2 has occurred. E2 मतलब ये वाले सिनेरियो में क्या आएगा? 4c1 into 6c1 by 10c2, one white one black, plus E3 that is 3 by 28 into probability a given that E3 मतलब इस वाले सिनेरियो में one white one black, 3c1 into 7c1 by 10c2. तो बस इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा। ठीक है, देखो क्लियर है क्या? कोई डाउट इसमें? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two machines A and B produce respectively 60% and 40%, 60% and 40% of the of the total number of items of a factory. Just a second. The percentages of defective defective output of these machines are respectively 2% and 5%. If an item is selected at random, then what is the probability? That the item is, first part इसका defective, second non-defective. करो।
प्रशस्त करेक्ट. सर्वेश करेक्ट. नहीं शांत, थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, चेक करो. निशान सही है. तो यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं. एक तो कि भाई पहले तो दो मशीन्स हैं, वो प्रोड्यूस करेंगे 60% आइटम्स मशीन ए प्रोड्यूस करेगी, 40% आइटम मशीन बी प्रोड्यूस करेगी. एंड देन हम एक आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं, और जो मशीन ए का 2% आइटम्स डिफेक्टिव है, मशीन बी का 5% आइटम्स डिफेक्टिव है. तो हमने जो एक आइटम सेलेक्ट किया, तो उसके वो दो स्टेजेस में सेलेक्ट होगा. एक तो क्या वो मशीन ए का आइटम है या मशीन बी का आइटम है. अगर मशीन ए का आइटम है तो वो डिफेक्टिव है या नॉन डिफेक्टिव है. ऐसे ही मशीन बी का आइटम है तो डिफेक्टिव है या नॉन डिफेक्टिव है. तो जो हमारे E1 E2 बनेंगे, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स बनेंगे, वो क्या होंगे. E1 क्या होगा कि आइटम इज सेलेक्टेड फ्रॉम मशीन ए, item is selected which is produced by machine A. E2 item is selected which is produced by machine B. ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा. 60% मशीन ए प्रोड्यूस कर रही है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ऑब्वियसली 0.6, एंड 40% मशीन बी प्रोड्यूस कर रही है, तो प्रोबेबिलिटी E2 0.4. ठीक. नाउ डी को मैं बोलता हूँ डिफेक्टिव. डी को मैं बोल रहा हूँ डिफेक्टिव. डी मतलब डिफेक्टिव आइटम इज सिलेक्टेड. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन दैट E1 हैज अकर्ड, मतलब अगर मशीन ए से सेलेक्ट किया गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2%, बोले तो 0.02. एंड प्रोबेबिलिटी डी ऑफ डी डिफेक्टिव आइटम इज सिलेक्टेड गिवन दैट इट इज फ्रॉम मशीन बी. प्रोबेबिलिटी डी गिवन दैट E2 हैज अकर्ड, इट विल बी 0.05. 5% है ना, 5% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस कर रही है मशीन बी. अपने को निकालना है, फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ डी. That will be probability of E1 into probability of D given that E1 has occurred plus probability of E2 into probability of D given that E2 has occurred. So this will be 0.6 into 0.02 plus 0.4 into 0.05. So this will be equal to 0.012 plus 0.02. That is 0.032. ठीक है. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ जो नॉन डिफेक्टिव है, गिवन दैट नॉन डिफेक्टिव, ये ऑब्वियसली 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव ये आ जाएगा, 1 माइनस 0.032, दैट इज 0.968. बट अगर मेरे को प्रॉपरली कैलकुलेट करना है, लेट्स सपोज सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाता कि नॉन डिफेक्टिव का निकालो, तो मैं ये तो नहीं निकालता ना पहले. तो नॉन डिफेक्टिव का क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into probability of non-defective given that E1 has occurred plus probability of E2
into probability of non-defective given that E2 has occurred. So that will be 0.6 into non-defective. अब defective का कितना है 0.02, so इसका कितना होगा 0.98 non-defective, 0.05 sorry 0.4 into डिफेक्टिव का कितना है मशीन बी से 0.05, तो नॉन डिफेक्टिव 0.95, तो बस इसको कैलकुलेट करोगे वही 0.968 सेम ही आएगा। डन। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ठीक है, समझ आया ना। अब इसी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जैसे जैसे इसी क्वेश्चन का एग्जांपल देता हूं। अब यहाँ पे दो मशीन है ए और बी, 60% 40% प्रोड्यूस कर रहे हैं, और फिर फर्दर मशीन ए प्रोड्यूस कर रही है डिफेक्टिव 2%, नॉन डिफेक्टिव 98%, एंड बी प्रोड्यूस कर रही है 5% डिफेक्टिव एंड 95% नॉन डिफेक्टिव। अब अगर यहाँ पे अब पूछा है कि भाई डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है। जो यहाँ दो चीज हो रही है, एक आइटम सेलेक्ट हो रहा है, या फिर मैं इनडायरेक्टली बोलूं तो एक मशीन सेलेक्ट हो रही है, राइट, है ना। मशीन वो वाला आइटम सेलेक्ट हो रहा है जो मशीन है, मशीन बी से। तो एक पहले क्या हुआ, एक मशीन सेलेक्ट हुई, एंड देन उस मशीन के करस्पॉन्डिंग डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव सेलेक्ट हुए, ठीक है। और फिर फाइनल मतलब दो लेवल है यहाँ पे, पहले तो मशीन का सिलेक्शन एंड देन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव का सिलेक्शन। हमें ये निकालना था, ठीक है। अब क्वेश्चन अगर ऐसा पूछते, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछते कि भाई, क्वेश्चन पूछते कि डिफेक्टिव आइटम इज सेलेक्टेड, मतलब ये दे देते, मतलब सेकंड स्टेज वाला जो प्रोसेस है ना, ये सेकंड स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज है, मशीन सिलेक्शन फर्स्ट स्टेज है, और ये सेकंड स्टेज है डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव सिलेक्शन। अब क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछते कि सेकंड स्टेज का रिजल्ट हमें पहले से ही बता देते, कि बोल देते कि डिफेक्टिव आइटम इज सेलेक्टेड, तो बताओ प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि फर्स्ट स्टेज में मशीन ए सेलेक्ट हुई हो। बात समझ आ रही है मेरी? जैसे एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे ये है, हाँ। अब जैसे इस क्वेश्चन में दो स्टेज थे, पहले कॉइन का सिलेक्शन, तीन कॉइन्स थे तीन तरह के, एंड देन कॉइन को टॉस किया तो हेड और टेल आया। तो हमने यहाँ पे क्या सॉल्व किया कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि हेड आए। अब क्वेश्चन में अगर ऐसा दे देते कि भैया एक कॉइन सेलेक्ट हुआ है, अब वो कॉइन कोई भी हो सकता है तीनों में से, एंड उसको फिर टॉस किया गया एंड उस पर हेड आ गया, तो बताओ कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो सेकंड कॉइन होगा, या कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो फर्स्ट कॉइन होगा। मतलब उल्टा है यहाँ पे, सेकंड स्टेज का रिजल्ट पहले से ही अगर बता दिया जाए और फिर पूछा जाए कि फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ होगा, या फर्स्ट स्टेज में इस इवेंट की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, या फिर टू बी प्रिसाइज जो एलिमेंट्री इवेंट्स है हमारे E1 E2 E3, वो उनकी प्रोबेबिलिटी अगर पूछने लग जाए रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट बता करके, तो कैसे करेंगे? उस ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए है बेस थ्योरम, एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के बेस थ्योरम से ही आते हैं। तो ध्यान से सुनना,
लेट्स सपोज E1, E2, E3 अप टू En, ये हमारे n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, जैसे कि वहां थे बिल्कुल वैसे ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। और एक इवेंट है ए, इवेंट एक डिफाइन किया गया है, होगा कुछ जैसे वहां पे था कि भाई हेड अपीयर्स, है ना, तीन अलग अलग तरह के कॉइन्स हैं एंड उसमें फिर कॉइन सेलेक्ट करके टॉस किया एंड हेड अपीयर्स, तो जो वो हेड अपीयर्स था वो ए इवेंट। ठीक है, सो अब अपने को निकालना है कि भाई क्वेश्चन में बोलेंगे कि इवेंट हैज हैपेंड, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अपने को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई गिवन दैट ए हैज अकर्ड, कि भाई इवेंट ए हो गया है, ये अकर कर गया है, कि भाई हेड आ गया है, तो बताओ फेयर कॉइन सेलेक्ट हुआ होगा, मतलब इवन हुआ होगा। इसको कैसे करेंगे, देखना देखना ध्यान से, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। See, can I say that probability of A intersection EI will be equal to probability of EI given that probability of EI into probability of A given that EI has occurred, right? बोल सकते हैं क्या? हम्म, अरे बोलो, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ठीक है, Yes, sir. साथ ही में इसको ऐसा भी बोल सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई गिवन दैट ए हैज अकर्ड, बोल सकता है, एक ही चीज है। फिर यहां से देखो अपने को क्या चाहिए, ये चाहिए, ये रहा, ये रहा, तो यहां से देखो इधर से अपने पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई गिवन दैट ए हैज अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ई आई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये रहा, बस इससे निकाल लेंगे। अब इसमें इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई गिवन दैट ए हैज अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई into probability of A given that EI has occurred upon probability of A। probability of A क्या होगा, probability of A क्या होगा, टोटल probability थ्योरम के हेल्प से probability of A निकाल लेंगे क्या, probability of E1 into probability of A given that E1 has occurred plus probability of E2 into probability of A given that E2 has occurred and so on till probability of En into probability of A given that En has occurred। तो ये, हाँ जी देखो क्लियर है। अब ये बेस थ्योरम में टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का भी यूज हो रहा है, राइट, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का तो यूज हो ही रहा है, वो तो चल ही रहा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में भी था। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है टॉपिक, क्योंकि इसमें ये जो तीन ऐसी चीजें, यही तीन ऐसी चीजें है ना, अगर आप ध्यान से देखो ये पूरे चैप्टर में जो हमने पढ़ी, जो हमने पीएनसी में नहीं पढ़ी थी या फिर प्रोबेबिलिटी में पहले कभी नहीं पढ़ी थी, और उन तीनों चीजों का यूज एक्चुअली में यहाँ पे हो रहा है। दैट्स व्हाई ये इंपॉर्टेंट है। सर हाउ डिनोमिनेटर केम इन लास्ट लाइन, ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगाया मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इसके इक्वल होगा ना, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, यही तो था, अभी तक यही तो कर रहे थे पिछले तीन क्वेश्चन में। ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगाया गया है, बस और कुछ नहीं किया। ठीक है, डन।
ठीक है, क्वेश्चन करते हैं चलो। बैग ए कंटेन्स 3 white and 2 black balls. 3 white and 2 black balls. Bag B contains 2 white and 2 black balls. One ball is drawn from A and transferred to B. ये वैसा सही क्वेश्चन जो हमने पहले किया था, बिना देखे एक बॉल को ड्रॉन किया एंड बी में ट्रांसफर कर दिया. नाउ वन बॉल इज सेलेक्टेड फ्रॉम बी. अब टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का अगर क्वेश्चन होता तो पूछता कि ये जो वन बॉल इज सेलेक्टेड फ्रॉम बी, तो बताओ उस कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि वो व्हाइट बॉल है, ऐसा पूछता. बेस थ्योरम में क्या आएगा, वन बॉल इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम बी एंड इज फाउंड टू बी व्हाइट, मतलब पहले ही बता दिया रिजल्ट. फाइंड द प्रोबेबिलिटी. अब ये पहली स्टेज की प्रोबेबिलिटी पूछेगा, मतलब जो ट्रांसफर हुई ना बॉल, वो जो बॉल ट्रांसफर हुई है वो व्हाइट है या ब्लैक है, ऐसा प्रोबेबिलिटी पूछेगा. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज व्हाइट. बताओ, करो. प्रशस्त करेक्ट, सही है. निशान करेक्ट. नहीं, सर्वेश चेक करो फिर से.
एक काम करना, ये ना प्रोबेबिलिटी के प्रीवियस ईयर कर लेना पक्का, जेई एडवांस के ना अच्छे क्वेश्चंस हैं, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे उससे। मतलब ये तो प्रोबेबिलिटी में प्रीवियस ईयर कंपलसरी, एकदम कंपलसरी, कुछ और करो ना करो पर वो जरूर कर लेना। देखो बैग ए में 3 व्हाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स हैं, बैग बी में 2 व्हाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स हैं। वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ए एंड ट्रांसफर टू बी। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोसेस क्या है कि बॉल इज सेलेक्टेड फ्रॉम ए। तो जो मेरे एलिमेंट्री इवेंट्स बनेंगे वो एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव वाले, इवन होगा कि व्हाइट बॉल इज सेलेक्टेड फ्रॉम ए, व्हाइट बॉल इज ट्रांसफर्ड बेसिकली, एंड E2 आएगा, ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा पहले तो ये बताओ। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी E1 क्या होगा 3/5, प्रोबेबिलिटी E2 क्या होगा 2/5, करेक्ट, 2/5। नाउ अब मैं इवेंट डिस्क्राइब करता हूँ। W मींस व्हाइट बॉल इज सेलेक्टेड फ्रॉम सेकेंड बैग, इज सेलेक्टेड फ्रॉम सेकेंड बैग। अगर E1 हो गया तो सेकेंड बैग कैसा दिखेगा, अगर E1 हो गया तो सेकेंड बैग कैसा दिखेगा, मतलब बैग बी, सेकेंड बैग मतलब बैग बी, बैग बी कैसा दिखेगा 3 व्हाइट 2 ब्लैक। एंड अगर E1 हो गया तो सेकेंड, E2 हो गया तो सेकेंड बैग कैसा, बैग बी कैसा दिखेगा 2 व्हाइट 3 ब्लैक। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट गिवन दैट E1 हैज अकर्ड क्या आएगा 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट गिवन दैट E2 हैज अकर्ड क्या आएगा 2/5। ठीक है, अपने को क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या बोलता है, द ट्रांसफर्ड बॉल इज व्हाइट। तो अपने को E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है गिवन दैट व्हाइट बॉल हैज बीन ड्रॉन, करेक्ट। हाँ जी सही है, ऐसा ही है, यहाँ तक कोई डाउट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी, वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 given that W has occurred will be equal to probability of E1 into probability of W given that E1 has occurred upon probability of W, or I can write simply probability of E1 into probability of W given that E1 has occurred plus probability of E2 into probability of W given that E2 has occurred। हाँ जी ठीक है, देखो कोई डाउट इसमें। ठीक है, ओके।
तो probability, so this will be 3/5 into WE1, so 3/5, ये सब वैल्यूज ऊपर लिखी हुई हैं हमने, so this will be 3/5 into 3/5 plus 2/5 into 2/5। देखो 5 तो एलसीएम लेकर के पूरा 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, so this will be 9/9 plus 4 13। ये देख लो, कोई डाउट इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए, क्वेश्चन आता ही है इससे। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी में से अगर कोई क्वेश्चन आया तो बेस थ्योरम में से आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ courier is to come from either London or Clifton. The postal mark, the postal mark on the courier legibly मतलब legibly shows, बताता हूँ, legibly shows consecutive letters on। legibly shows मतलब कि बस इतना ही विजिबल है, बाकी इतना क्लियरली विजिबल नहीं है। legibly shows consecutive letters on, on। Find the probability that the letter has come from London। 2/3 नहीं, नहीं नहीं नहीं, 2/3 नहीं। प्रशस्त, करेक्ट, सही है।
नहीं 4/5 भी ठीक नहीं है, चलो देखते हैं। पहले तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज क्या है कि भाई लेटर या तो लंदन से आएगा या क्लिफ्टन से आएगा। तो जो मेरे एलिमेंट्री इवेंट्स डिफाइन होंगे वो क्या होंगे कि लेटर कम्स फ्रॉम लंदन, वो कुरियर कम्स फ्रॉम लंदन और कुरियर कम्स फ्रॉम क्लिफ्टन। तो इवन में क्या लिखूंगा, इवन कुरियर इज फ्रॉम लंदन, E2 कुरियर इज फ्रॉम क्लिफ्टन। देखो अब यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है ना, E1 और E2 की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो इक्वली मानेंगे उनको, मतलब हाफ हाफ, ठीक है। और इवेंट ए कि टू कंसेक्यूटिव लेटर्स ऑन, टू कंसेक्यूटिव लेटर्स ऑन इज देयर, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ए गिवन दैट E1 हैज अकर्ड क्या आएगा, लंदन में दो कंसेक्यूटिव लेटर सेलेक्ट करने के कितने वेज है अपने पास। लंदन के लिए देखो, लंदन दो कंसेक्यूटिव लेटर्स 1 2 3 4 5, राइट, 5 वेज है ना। उनमें से कितने होंगे, बेसिकली 5 कौन कौन से बोले मैंने, LO ON ND DO ON, एंड इनमें से दो फेवरेबल है, ऑन के लिए 2, तो 2/5 आ जाएगा। ऐसी प्रोबेबिलिटी ए गिवन दैट E2 हैज अकर्ड क्लिफ्टन, क्लिफ्टन में कितने बनेंगे, CL LI F CL LI IF FT TO ON, तो टोटल कितने हुए 6, एंड उसमें से एक ही है जो फेवरेबल है, ऑन वाला है ना, 1/6। अपने को निकालना है probability E1 given that A has occurred, right? So this will be probability of A given that E1 has occurred into probability of E1, right? Upon probability E1 into probability A given that E1 has occurred plus probability E2 into probability A given that E2 has occurred। ये तो करना है। So this will be, और ये सब वैल्यूज हमने ऊपर लिखी हुई है, so this will be 2/5 into 1/2 upon 2/5 into 1/2 plus 1/6 into 1/2। so this will be, देखो 5 2 5 नहीं 5 नहीं 5 नहीं 2 2 कैंसिल हो जाएगा, so that will be 2/5 upon 2/5 plus 1/6, तो ये आ जाएगा 12/17। कैलकुलेट करोगे 12/17 आ जाएगा। डन। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं लास्ट इस पे, बेस थ्योरम पे।
A doctor is to visit is to visit a patient is to visit a patient. From the past experience, it is known it is known that the probabilities that he will come by train, bus, scooter, or other means of transport or other means of transport are 3 by 5, 1 by 5, 1 by 10, and 2 by 5 respectively. The probabilities that he will be late he will be late are 1 by 4, 1 by 3, 1 by 12, and 1 by 12, and 1 by 12 if he comes by bus, train, and scooter respectively. But comes by if he comes by other means of transport, other means of transport, then he will not be late. Then he will not be late. Then he will not be late. ठीक है, ये पूरी कहानी हो गई. फिर फाइनल. When he arrives, he is late. He is late. What is the probability? What is the probability that he comes by train? That he comes by train. बताओ करो.
2/3 नहीं, नहीं ईशान सुरेश नहीं, सही नहीं है। क्या कर रहे हो भाई, कैलकुलेशन गलत कर रहे हो। 2/3 नहीं, 24/31 नहीं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेज क्या है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। सेकंड स्टेज क्या है, sir here the sum of the t will come through whichever transport add to be more than one। more than one आ रहा है क्या। ओह मोर देन वन आ रहा है क्या, एक सेकेंड। 3/5, 1/5, 4/5, 4/5 प्लस 10, 1/10 कितना हो गया, 8/10, तो 9/10। तो इसको 1/10 कर दो फिर, अब तो सही आएगा ना। वैसे पता है, फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो वो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वाला है ना, उसका तो जीरो ही से मल्टीप्लाई होना, उसमें तो लेट ही नहीं होना ना उसको। अभी ठीक है ना प्रशस्त। देखो तो यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ इवन, इवन इवेंट दैट ही कम्स बाय, क्या है पहला, ट्रेन। E2 comes by bus, E3 scooter, and E4 other modes of transport, other mode of transport। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना दिया हुआ है, 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना दिया हुआ है, 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना दिया हुआ है, 1/10। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इज 1/10 अगेन। ठीक है, नाउ द प्रोबेबिलिटीज दैट ही विल बी लेट आर दिस इफ ही, हाँ ठीक है। अच्छा बस का अलग है क्या यहाँ पे, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पे
पहले जो ऑर्डर लिखा था वो ट्रेन बस स्कूटर था, अब जो ऑर्डर लिखा है वो बस ट्रेन स्कूटर है। शायद मेरे को लग रहा है इसीलिए तो आप लोगों का अलग आंसर आ रहा। ए डिफाइन करता हूँ दैट ही इज लेट, समझा मैं। यहाँ पे ना मैंने ये बस ट्रेन स्कूटर लिख दिया, यहाँ पे लिखा मैंने ट्रेन बस स्कूटर, शायद इसीलिए वो आंसर मैच नहीं हो रहा। इसीलिए ही मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो ये कर लेते हैं फिर, तो सही होगा, काफी होगा तुम में से। तो प्रोबेबिलिटी दैट ही इज लेट, तो ही इज लेट ए गिवन दैट इवन हैज अकर्ड, तो ट्रेन वाला कितना है 1/3, 1/3 है ना। ट्रेन 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 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट E2 हैज अकर्ड, मतलब बस से आया तो लेट कितना, प्रोबेबिलिटी 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट E3 हैज अकर्ड, मतलब जब स्कूटर से आया तो 1/12। एंड प्रोबेबिलिटी ए गिवन दैट E4 हैज अकर्ड, अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में लेट होने की प्रोबेबिलिटी 0। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, अभी बोल रहा है कि भाई ही इज लेट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय ट्रेन, दैट इज ट्रेन बोले तो E1 given that A has occurred, so that will be probability of E1 into probability of A given that E1 has occurred divided by probability of E1 into probability of A given that E1 has occurred plus probability of E2 into probability of A given that E2 has occurred plus probability of E3 into probability of A given that E3 has occurred, and so on probability of E4 into probability of A given that E4 has occurred, right? So this will be, और ये सब वैल्यूज हमने ऊपर लिखी है, so that will be 3/5 into 1/3 upon 3/5 into 1/3 plus E2 2/5 into 1/4 plus E3 1/10 into 1/12 E4 1/10 into 0। E2 1/5 है, 2/5 ही तो है, नहीं 2/5 नहीं है, अच्छा 1/5, 1/5, 1/5, अभी ठीक है। इसको कैलकुलेट करके क्या है आंसर, देखो यही लिखा है क्या, 7/30 आ रहा है, 24/31 आ रहा है, सबका अलग अलग आ रहा है। 24/31, ठीक है, दो लोगों का 24/31, तो मेजोरिटी में मान लेता हूँ अभी, बाकी कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, कोई डाउट इसमें? कल शाम में कोई क्लास है क्या आप लोगों की? कल छुट्टी है, सुबह भी छुट्टी है कल? एम्प्टी हॉलीडेज, एक क्लास रखें क्या कल? थोड़ा ना इसमें मतलब हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर टॉपिक्स एज अ टॉपिक्स खत्म हो गए हैं, बट एक दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस और आते हैं, वो भी मैं करा देता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, बट एक एक्सपोजर मिल जाएगा, क्योंकि टॉपिक्स तो एज सच कुछ बचा नहीं है अपना, जो स्टैंडर्ड टॉपिक्स हैं वो खत्म हो गए हैं प्रोबेबिलिटी के, लास्ट टॉपिक होता है बेस थ्योरम।
बट मेरे को कराने थे थोड़े और। ठीक है चलो आगे करते हैं। ठीक है, बेस थ्योरम में इतने क्वेश्चंस बहुत है। प्रीवियस ईयर कर लेना, एक क्वेश्चन है उसमें मुझको याद नहीं आ रहा, वो वाला कर लोगे तो बेस थ्योरम पूरा एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। खैर है, हो जाएगा वो भी तुमसे, ये सब क्वेश्चन सब कर लिए ना, वो भी हो जाएगा। बट एक बार वो कर लेना, बेस थ्योरम के क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर से पक्का कर लेना, आज ही कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन एक नया टॉपिक, टॉपिक नहीं है, मैंने खुद ही मतलब ऐसा हेडिंग डाल रहा हूँ, एज सच स्टैंडर्ड टॉपिक नहीं है। प्रोबेबिलिटीज थ्रू ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम याद है, पीएनसी में किया था। तो एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं मैं इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ इस हेडिंग के अंदर। A box contains 3 coins A, B and C। जो कॉइन ए है वो नॉर्मल कॉइन है, नॉर्मल फेयर कॉइन है। जो कॉइन बी है वो डबल हेडेड कॉइन है। ये क्वेश्चन हमने किया था, याद है ना, किया था ना। एंड सी है अ वेटेड कॉइन। बट इसको ना अब हम ट्री डायग्राम के हेल्प से करेंगे। सो वेटेड कॉइन, सो दैट probability of head is equal to 1/3। A coin is selected, a coin is randomly selected, a coin is randomly selected and tossed। ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का पहला ही क्वेश्चन था हमारा शायद। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट पार्ट है इसका, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयर्स। सेकंड पार्ट है इफ द हेड अपीयर्स, इफ हेड अपीयर्स। ये बेस थ्योरम वाला क्वेश्चन बन गया, रिजल्ट बता दिया। इफ हेड appears then find the probability, find the probability that it is a normal coin, that it is a normal coin। ठीक है। थर्ड, find the probability that tail appears, find the probability that tail appears। and fourth, if tail appears, if tail appears then find the probability that it is a weighted coin, weighted coin। ठीक है, ये हमको आता है, बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो फर्स्ट एंड थर्ड है वो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का क्वेश्चन है, और वो फर्स्ट और थर्ड, हाँ। एंड सेकंड एंड फोर्थ बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। ये बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। एक बार इसको ना ट्री डायग्राम से कैसे करना है वो देखते हैं। देखो, पहले हमने ये स्टार्ट एकदम इनिशियली, अब यहाँ 3 चीजें हैं, या तो कॉइन ए या कॉइन बी सेलेक्ट होगा या कॉइन सी सेलेक्ट होगा। हाँ, फर्स्ट स्टेज ये हमारा। कॉइन ए के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, अब ये ना क्या करना, ये एरोज पर, जो ट्री डायग्राम के जो ब्रांचेस हैं वो एरोज पर प्रोबेबिलिटी लिखते जाएंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, इसकी 1/3, इसकी 1/3। ठीक, फिर अगर ए सेलेक्ट हुआ तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/2। टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/2। अगर डबल हेडेड कॉइन जो बी है वो सेलेक्ट हुआ तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1,
टेल आने की प्रोबेबिलिटी 0। अगर सी सेलेक्ट हुआ तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 2/3। ठीक है, हम फाइनल स्टेज पर पहुंच गए। पूरा ट्री डायग्राम हो गया कंप्लीट। अब अपने को निकालना है, देखो अपने को निकालना है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। हेड कहाँ कहाँ है, ये रहा एंड ये रहा। तो बस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, कुछ नहीं करना अपने को। हेड पर पहुंचने के लिए जो जो ब्रांचेस से हम गुजरेंगे उन ब्रांचेस की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होती जाएगी या फिर ऐड। देखो ये हो रहा है एंड देन ये हो रहा है, तो ये मल्टीप्लाई है ना, तो 1/3 इंटू 1/2 ये होगा, और दिस विल हैपन, दैट इज 1/3 इंटू 1, और दिस विल हैपन, दैट इज 1/3 इंटू 1/3। तो बस ये आंसर आ गया। देखो किया तो हमने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम ही है, बट थोड़ा विजुअलाइज करना इसको आसान हो गया, राइट। क्लियर है क्या? अब इसी में सेकंड देखो, या फिर फोर्थ देखते हैं, ये थर्ड देखते हैं पहले। चलो सेकंड कर लेते हैं। इफ हेड अपीयर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ नॉर्मल कॉइन। नॉर्मल कॉइन बोले तो ये कॉइन है, तो बस क्या करना है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है सेकंड के लिए, तो दैट विल बी ए पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी, यही तो करना है अपने को। ए सेलेक्ट हुआ और उसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब ये 1/3 इंटू 1/2 अपॉन अपॉन टोटल हेड की जो हमने ऊपर निकाली। क्लियर है? हाँ जी, देखो कोई डाउट इसमें? थर्ड देखो, टेल की प्रोबेबिलिटी क्या कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। तो टेल है ये, तो दिस एंड दिस दैट इज 1/3 इंटू 1/2, और दिस एंड दिस दैट इज 1/3 इंटू 0, और दिस एंड दिस दैट इज 1/3 इंटू 2/3। ठीक। फोर्थ, इफ टेल अपीयर दैट इट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ वेटेड कॉइन। वेटेड कॉइन बोले तो ये सी, तो सी में टेल की क्या है, 1/3 इंटू 2/3, तो प्रोबेबिलिटी आएगी 1/3 इंटू 2/3 अपॉन टेल की टोटल प्रोबेबिलिटी, वो क्या थी, वो तो अभी हमने निकाली है थर्ड में। तो 1/3 इंटू 1/2 प्लस 1/3 इंटू 0 प्लस 1/3 इंटू 2/3। कर वही रहे हैं, बस लिखने का तरीका, मतलब एक विजुअलाइज करने का तरीका अलग हो गया। हमने ट्री डायग्राम से इसको थोड़ा विजुअलाइज कर लिया। आज ना शाम में आई विल मैसेज इन द ग्रुप कि कल किस टाइम क्लास रखनी है, ठीक है। वो क्लास में एक ना हमारा 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस मेरे को और कराने हैं इसमें प्रोबेबिलिटी में, प्लस पीएनसी का जो मैं बता रहा था वो वाला कर लेंगे, एंड अगर कोई डाउट होगा तो वो भी।
डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये लोग आप, ये वाला क्वेश्चन आप लोग करना, होमवर्क लेना इसको। ये बैग ए, बैग बी, रेड मार्बल, व्हाइट मार्बल। ये टेबल एक ऐसा बना रहा हूँ कि बैग ए में कितने रेड मार्बल हैं, कितने व्हाइट मार्बल्स हैं, बैग बी में कितने क्या हैं, ठीक है। सो बैग ए में ये 3, ये 2, ये 2, ये 5। अ बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम, अ बैग, इसको ना ट्री डायग्राम से ही करना। अ बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम, a marble is drawn, a marble is drawn, a marble is drawn and put into other box and put into the other box, into the other bag, into the other bag. Then अब यहाँ पे बताया नहीं कि कौन से बैग में से पहले मार्बल, अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें बोल दिया था कि बैग ए में से उठाया बैग बी में डाल दिया, नहीं यहाँ पे नहीं बताया। अब वो बैग भी रेंडमली सेलेक्ट किया जहां से मार्बल निकाल करके दूसरे में ट्रांसफर करना। देन a marble is drawn from second bag. Find the probability that both marbles that are drawn, मतलब जो पहले फर्स्ट बैग में से मार्बल ड्रॉ किया एंड जब सेकंड बैग में से मार्बल ड्रॉ किया, that are drawn are of same color, ठीक है। इसको करना ट्राई, कल डिस्कस करेंगे इसको। प्रोबेबिलिटी होमवर्क क्या है, प्रोबेबिलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, हाँ सर्विस, ठीक है, ओके। लिख लिया है, ठीक है, ओके देन बाय, विल कनेक्ट टुमारो, आई विल मैसेज by today evening the exact time for the tomorrow's class. Okay then, bye.